हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सारे लोग बढ़िया और मज़े में होंगे, है ना। और पढ़ाई आपकी शानदार चल रही होगी। तो हमारी जो स्ट्रेटजी थी उस स्ट्रेटजी के अंतर्गत हमने 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे और उन 4 वाले क्वेश्चंस में हमारी 2 वीडियोस कंप्लीट हो चुकी हैं, है ना। उन 2 वीडियोस में लगभग 6 से 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए होंगे, ठीक है बात। और सारे के सारे जो 7 क्वेश्चन उन वीडियोस के अंदर थे वो सारे के सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, है ना। आप लोगों ने उन क्वेश्चंस के ऊपर अच्छे से कमांड बनानी है, उनकी प्रैक्टिस करनी है और वीडियो को अच्छे से वॉच करना है। उनकी जो पीडीएफ आपको सेंड करी गई है वो टेलीग्राम के चैनल पर अवेलेबल है, वहां से आपने उन्हें डाउनलोड कर लेना है। और उसके बाद एग्जाम जैसे 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 आपके नियर आ रहे हैं उस टाइम पर आपने उनका रिवीजन भी करते रहना है बच्चे, रिग्रेसली आपने उनका रिवीजन करना है, ठीक है बात। तो आज की वाली वीडियोस में भी हम लोग 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, उनके ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन चालू किया जाए, ठीक है बात। तो देखें फर्स्ट क्वेश्चन, देखो आपको फ्लैश हुआ है आज का। तो क्वेश्चन कहता है आपसे, अकाउंट्स गुरु लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ ₹4 लाख एंड टुक ओवर द लाइबिलिटीज ऑफ ₹50,000 फ्रॉम पंकज ब्रोस, ठीक है बात। यानी जो अकाउंट्स गुरु लिमिटेड है उसने क्या करा, इन्होंने 4 लाख की एसेट्स खरीदी और 50,000 की लाइबिलिटीज खरीदी फ्रॉम दी पंकज ब्रोस। आगे लिखा है, इट वॉज एग्रीड दैट द परचेज कंसिडरेशन, जो परचेज कंसिडरेशन है सेटल होगा 3,80,000 रुपए देके। मतलब अगर आपने जितनी एसेट ले रखी है 4 लाख रुपए की, लाइबिलिटी ले रखी है 50,000 रुपए की, उसके ऊपर आपने 3,80,000 की उस कंपनी को पेमेंट करनी है जिससे आप खरीद रहे हैं। मतलब पंकज ब्रोस से आप खरीद रहे हैं, उनको आपने 380 की पेमेंट करनी है, ठीक है बात। उसके बाद लिखा है, बी पेड बाई इशुइंग 9% डिवेंचर। हम 9% वाले डिवेंचर उनको इशू कर रहे हैं, ठीक है, ऑफ ₹100 ईच, यानी 100 रुपए का डिवेंचर होगा, ठीक है। आगे लिखता है कि व्हाट जनरल एंट्री विल बी मेड इफ द डिवेंचर आर इशूड एट पार एट डिस्काउंट ऑफ 10% एट प्रीमियम ऑफ 10%, ठीक है बात। तो क्वेश्चन में जो हमने पीडीएफ तैयार की थी उस क्वेश्चन में डिवेंचर का प्राइस नहीं लिख पाए, है ना, वो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। अदरवाइज डिवेंचर का जो प्राइस है बच्चे वो 100 रुपए है, ठीक है। क्वेश्चन में 100 रुपए छपा नहीं है, तो आपने ये मानना है कि जो डिवेंचर है वो 100 रुपए का रहेगा, ठीक है बात। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर कैसे इसको सॉल्व करना है। तो देखें, एसेट्स हमारे पास है 4 लाख रुपए की। हमने जो एसेट्स खरीदी, यानी जो अकाउंट्स गुरु लिमिटेड ने, है ना, पंकज ब्रोस से जो एसेट्स खरीदी है वो खरीदी है बेटा 4 लाख रुपए की, और लाइबिलिटीज खरीदी है 50,000 रुपए की। परचेज जो कंसिडरेशन है दैट विल बी 3,80,000। परचेज कंसिडरेशन का मतलब हुआ हमने सामने वाले को कितना पेमेंट अभी करना बाकी है ना। अगर मैंने सामने वाले से 5 लाख का सामान लिया और अब मैंने उसको 5 लाख रुपए देने हुए, तो वो 5 लाख रुपए जो लाइबिलिटी है, जो लाइबिलिटी मेरी है उसको देना है मैंने, उस 5 लाख को मैं कहूंगा परचेज कंसिडरेशन। यहाँ पर कंडीशन यह है कि 4 लाख की एसेट्स आई, लाइबिलिटी आई 50,000 रुपए की, उसके ऊपर आपने 3,80,000 रुपए देने होंगे उस कंपनी को। इस 380 को हम बोलेंगे परचेज कंसिडरेशन, ठीक है बात। अच्छा, ये सेटल आउट कैसे करना है, कह रहा है कि 9% डिवेंचर रहेंगे, 100 रुपए का एक रहेगा। बात करी है 3 केसेस के ऊपर। अगर हम एट पार पर करें इनको, अगर हम डिवेंचर को इशू करें पार पर, तो क्या एंट्री होगी। एट डिस्काउंट ऑफ 10%, अगर हम 10% के डिस्काउंट पर इशू करें तो क्या एंट्री रहेगी। सी वाला केस है, एट 10% प्रीमियम पर अगर इशू करें तब हमारे पास क्या एंट्री बच्चे रहने वाली है, ठीक है बात। तो ये हमारी पूरी पूरी बात हुई, ठीक बात। तो अब आपने फॉर्मेट के अंदर एंट्रीज करनी है। मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कि फॉर्मेट के अंदर सारी की सारी एंट्री होनी चाहिए। ऊपर से आप हेडिंग लिखोगे, ये सारी एंट्रीज हम कर रहे हैं अकाउंट्स गुरु लिमिटेड की बुक में, तो लिखोगे, ठीक है, जनरल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स गुरु लिमिटेड, ठीक बात। ये आपने फॉर्मेट तैयार करना है, पर्टिकुलर्स एलएफ डेबिट क्रेडिट करके उस तरीके से आपने चीजें करनी है बच्चे, ठीक है बात। तो चलिए कार्यक्रम चालू किया जाए। तो पहला केस हम देखते हैं क्या हुआ है ना। पहले केस की अगर हम बात करें, पहले केस में जो हमारी एंट्री रहेगी, है ना, जब हम एसेट्स खरीदेंगे और लाइबिलिटी खरीदेंगे, पहली बात तो एसेट्स और लाइबिलिटी खरीदने की एंट्री क्या होती है वो हम देख लें। तो हमारे पास एसेट्स आई 4 लाख रुपए की, तो हम करेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है बात। हम लिखेंगे एसेट्स अकाउंट, हम लोग डेबिट करने वाले हैं विद ₹4 लाख, ठीक है बात करें तो लाइबिलिटीज की लाइबिलिटी कितने की आई भाई, तो लाइबिलिटीज जाएंगी क्रेडिट साइड और एसेट्स जाएगी डेबिट साइड, ये हमको अच्छे से पता होगा, ठीक है बात। ये आएगी आपकी 50,000 रुपए की। उसके बाद जो परचेज कंसिडरेशन है बच्चे, जो परचेज कंसिडरेशन है, इस परचेज कंसिडरेशन के आगे उस कंपनी का नाम लिखा जाता है जिससे आप सामान खरीद रहे हैं। तो आप खरीद रहे हैं पंकज ब्रोस से, तो यहां हम लिखेंगे टू पंकज ब्रोस, ठीक है बात। तो हम लिखेंगे टू पंकज ब्रोस, ठीक है बात, टू पंकज ब्रोस। ये जो लाइबिलिटी और एसेट्स खरीदी गई हैं वो पंकज ब्रोस से खरीदी गई हैं बच्चे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3,80,000, ठीक है बात। यहाँ हम लिखेंगे 3,80,000। अब
एक बात ध्यान देने योग्य है कि जब हम एसेट्स और लाइबिलिटी किसी कंपनी से खरीदते हैं, है ना, जब हम साथ साथ एसेट्स भी खरीदें और लाइबिलिटीज भी खरीदें, तो वहां पे परचेस कंसिडरेशन भी दिया हो, हमें क्या ध्यान देना है, अगर हमारा जो एसेट साइड है यानी जो डेबिट साइड है अगर वो कम पड़ता है तो गुडविल को रिकॉर्ड करेंगे, अगर लाइबिलिटी साइड अमाउंट कम पड़ता है तो हम एज अ कैपिटल रिजर्व रिकॉर्ड करेंगे। बात समझ में आई? हमारा जो डेबिट है वो 4 लाख रुपए से हमारा डेबिट हुआ पड़ा है, लाइबिलिटीज हमारे 50,000 रुपए की है और पंकज ब्रोज यानी जो परचेस कंसिडरेशन है वो आपका 3,80,000 रुपए का दिया हुआ है। हमारा जो क्रेडिट साइड वाला अमाउंट है बच्चे वो देखिए ज्यादा हो रहा है, 380 और 50 का अगर हम ऐड कर दें तो ये बनेगा 4,30,000 रुपए, यानी क्रेडिट साइड बैलेंस आ रहा है 4,30,000 रुपए और डेबिट साइड बैलेंस आ रहा है 4 लाख रुपए, यानी बैलेंस बच रहा है डेबिट साइड, यानी डेबिट साइड हमारे बच्चे 30,000 की कमी पड़ रही है। अगर डेबिट साइड अमाउंट की कमी पड़े या बैलेंसिंग फिगर बचे उसे हम गुडविल कहते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गुडविल अकाउंट। ठीक है बात? आई होप मुद्दा क्लियर हुआ होगा। अगर हमारे क्रेडिट साइड कम पड़ता तो हम लिखते बच्चे टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है बात? ये एंट्री इस तरीके से, पहली एंट्री एसेट्स और लाइबिलिटी खरीदने की हमारी इस तरीके से हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलें एक बार हम देख लेते हैं कि नरेशन हम क्या लिखेंगे। लिखेंगे बीइंग परचेज ऑफ बिजनेस ऑफ पंकज ब्रोज, लाइबिलिटी आई, एसेट्स आई, तो इसका ये मतलब हुआ कि हमने पंकज ब्रोज का बिजनेस खरीदा होगा और बिजनेस खरीदने की एंट्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी अकाउंट क्रेडिट, परचेज कंसिडरेशन क्रेडिट जाएगा उस कंपनी के नाम से, और अगर बैलेंसिंग फिगर बचता है डेबिट साइड इट विल बी कॉल्ड गुडविल, अगर बैलेंसिंग फिगर बचता है क्रेडिट साइड तो इट विल बी कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। ठीक है बात? चलें आगे बात करते हैं अब केस 1। ठीक है बात? अब हमारा केस 1 चालू हो जाएगा। तो केस 1 में हमें देखें क्या करना हम लोगों ने। केस 1 हमसे कहता है कि हमने एट पार पर 9% डिबेंचर इशू किए 100 रुपए का एक। पार का मतलब हुआ 100 का डिबेंचर 100 में दे दिया गया। ठीक है बात? यानी जितने भी 380 का हमारा परचेज कंसिडरेशन है, जितना भी अमाउंट हमने सामने वाले को पे करना है उतने के हमने उसको डिबेंचर दे दिए होंगे। ठीक है बात? तो क्या करेंगे एंट्री बेटा, हम पंकज ब्रोज अकाउंट डेबिट करेंगे। ठीक है बात? पंकज ब्रोज अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे विथ रुपीज 3,80,000। ठीक बात? टू 9% डिबेंचर अकाउंट, 9% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट चले जाएगा बच्चे 3,80,000 रुपए से। ठीक है बात? सिंपल सा केस सॉल्व हुआ, हमें कुछ नहीं करना था, हमें सिर्फ जितने का भी अमाउंट उसका हमने पे करना है सामने वाले का उतने के उसको डिबेंचर इशू कर देना है। तो हमने 3,80,000 के डिबेंचर उस कंपनी को इशू कर दिए। तो पहली एंट्री हमारी पहले केस की तो ये होगी बच्चे। ठीक है, पंकज ब्रोज अकाउंट डेबिट जाएगा और टू 9% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट चला जाएगा। ठीक है बात? 3,80,000 रुपए से। ठीक बात? समझे अभी बात? यहाँ पे लिखेंगे हम बीइंग डिबेंचर इशूड एट पार एज परचेज कंसिडरेशन, यानी परचेज कंसिडरेशन के बदले डिबेंचर इशू कर दिए गए। ठीक बात? चलें केस 2 को समझते हैं आराम से। केस 2 में हम एंट्री क्या करने वाले हैं बच्चे? केस 2 में एंट्री में हमारे पास क्या है, जब केस 2 होगा यानी बी वाला केस होगा उसमें हम लिखेंगे एट डिस्काउंट ऑफ 10%, यानी यही डिबेंचर 10% के डिस्काउंट पर इशू किए गए। अगर इशू किए गए होंगे तो देखो एंट्री पहले तो जाएगी पंकज ब्रोज। ठीक है, पंकज ब्रोज अकाउंट डेबिट चला जाएगा, पंकज ब्रोज अकाउंट डेबिट। ठीक बात? ये हम डेबिट कर देंगे। अब डिस्काउंट पर इशू करने का मतलब क्या हुआ, अगर आप डिबेंचर को इशू कर रहे हैं एट द डिस्काउंट तो भाई आपको लॉस होगी, तो लॉस होने की एंट्री आप डेबिट साइड करते हैं। ठीक है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है बात? ये भी आप डेबिट करने वाले हैं। अब आप करेंगे क्या, टू 9% डिबेंचर इशू करेंगे, टू 9% डिबेंचर आप लोग इशू कर देंगे। ये एंट्री होलसेल एंट्री रहती है डिस्काउंट पर इशू करने की। अब हम लोग देखते हैं पूरा मामला किस तरीके से यहाँ बैठने वाला है। पंकज ब्रोज अकाउंट डेबिट किया। ठीक है बात? क्यों डेबिट करें, क्योंकि अल्टीमेट लेवल पर हम पंकज ब्रोज के साथ डील खत्म कर रहे हैं। देखो पंकज ब्रोज यहाँ क्रेडिट है ना बच्चे, तो इसी को हम डेबिट कर रहे हैं, है ना। तो डील अगर हम खत्म कर रहे हैं तो पंकज ब्रोज एक बार क्रेडिट है जब हमने सामान खरीदा था या फिर उससे सामान लिया था। अब हम जब उसको सेटल कर रहे हैं तो पंकज ब्रोज को हम डेबिट करने वाले हैं। ठीक बात? तो पहली बात तो हमारी बच्चे ये हो गई। उसके बाद लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट क्यों गया भाई, हमें पता है कि अगर हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो डिस्काउंट पे इशू करने का साफ सा मतलब हुआ कि आपको लॉस होगा। अगर लॉस होगा तो कंपनी उस लॉस को डेबिट साइड डालेगी बच्चे। ठीक है बात? और बाकी टू 9% डिबेंचर अकाउंट हम लोगों ने कर दिया। ठीक, आगे कहानी समझते हैं। तो यहाँ पर आएगा आपका 3,80,000 रुपए का अमाउंट। 380 हम यहाँ पे दिखा देंगे क्योंकि 380 से यहाँ भी है, 380 से यहाँ पर भी है। अब हमें लॉस कितना हुआ इशू ऑफ डिबेंचर पर, वो एक बात हुई, है ना। और 9% डिबेंचर पर अगर इशू किया गया तो उस पर यहाँ पर कितना अमाउंट आएगा, उसके लिए हमको नंबर ऑफ डिबेंचर चाहिए कि नंबर ऑफ डिबेंचर थे कितने। अब नंबर ऑफ डिबेंचर निकलता कैसे है, एक वर्किंग नोट मेरे साथ देखें। ठीक है बात? तो नंबर ऑफ डिबेंचर, जो नंबर ऑफ डिबेंचर है बेटे वो कैसे निकलते हैं,
तो डिबेंचर इशू हमने कितने किए वो देखो हम कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ डिबेंचर इशू है वो उसका फॉर्मूला हुआ परचेज कंसिडरेशन, है ना, पीसी यानी परचेज कंसिडरेशन अपॉन फेस वैल्यू, ठीक है, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, ठीक है। ये आपका अल्टीमेट फॉर्मूला बनता है नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड निकालने के लिए। तो फेस देखो, अब जो परचेज कंसिडरेशन हमारा वो है 3,80,000 रुपए का, वो हमारा है बच्चे 3,80,000 रुपए का। फेस वैल्यू अगर डिबेंचर है आपकी 100 रुपए की, डिस्काउंट दिया आपने 10% का, यहाँ लिखा है साफ साफ 10% का डिस्काउंट है। अगर 100 पर 10% अगर निकालते हैं तो बनता है 90 रुपए। तो 90 रुपए हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे ना, 3,80,000 को 90 से अगर आप डिवाइड करें, ठीक है बात, तो ये आ रहा है 4,222, ये आ रहा है आपका 4,222.22 रुपये। इतना, सॉरी नॉट रुपी, इतने नंबर ऑफ डिबेंचर आप इशू कर रहे हैं कि कितने, 4,222 और 0.22। अब ये 0.22 जो आ रहा है ना बच्चे, इतने डिबेंचर तो अब इशू 0.22 डिबेंचर थोड़ी होते हैं। तो अल्टीमेट डिबेंचर कितने में, 4,222 डिबेंचर इशू करेंगे आप। ये 0.22 है, ये 0.22 है, इसका आप पैसा उसको वापस करेंगे। पैसा वापस करने का मतलब हुआ यानी पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। पेमेंट करने का मतलब टू बैंक, तो यहाँ पर टू बैंक भी बच्चे जाने वाला है, ठीक है बात। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी आई थिंक, है ना। जो हमने डिवाइड किया 90 से 3,80,000 को, वो हमारा बना 4,222 रुपये, ठीक है, नॉट 22 रुपये, सॉरी, मतलब नंबर ऑफ डिबेंचर है तो 4,222 बना। फिर 0.22 भी आया। अब जो 0.22 आया, 0.22 डिबेंचर आप इशू थोड़ी कर सकते हैं, तो आप उतने डिबेंचर इशू ना करके उस 0.22 की आप पेमेंट कंपनी को कर देंगे। तो इसलिए मैंने टू बैंक अकाउंट क्रेडिट किया, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है बेटा, तो ध्यान दीजिएगा आराम से। अब देखें लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर देखो कितना हो रहा है, 4,200, मैं कह रहा हूँ कि 4,222 डिबेंचर की एंट्री आप करने वाले, तो 2,222 डिबेंचर है इंटू अगर 10 का लॉस होगा तो ये बनेगा ये बनेगा आपका 42,220 रुपए। तो यहाँ पर हमको जो लॉस हुआ वो हुआ 42,220 रुपए बच्चे। 9% डिबेंचर अगर देखें तो 4,222 डिबेंचर हैं और इंटू कर देंगे आप 100, है ना, तो ये बनेगा आपका 4,22,200 यानी 4,22,200 का डिबेंचर आपका इशू हो जाएगा। अब आप देखें कि भाई टू बैंक में कितना आएगा, या तो आप क्या करें 0.22 को मल्टीप्लाई कर दें आप, ठीक है, इस वाले अमाउंट से, तब भी आपका निकल आएगा। ऐसे नहीं करना तो बैलेंसिंग फिगर निकाल लीजिए। बैलेंसिंग फिगर मतलब क्या हुआ, अब देखो आपका ऊपर 380 है, 380 और ये 42, ठीक है, 3,80,000 डेबिट साइड एक एंट्री वाली है और एक 42,220 वाली एंट्री है ना। तो ये बन रहा है बच्चे 20, 2, 2, 8 से 12 के 2 से 1 और 4, 4,22,220 रुपये बन रहा है। डेबिट साइड बन रहा है 4,22,220 रुपये और यहाँ बन रहा है 4,22,200 रुपये, यानी 20 रुपये का झोल हो रहा है। तो 20 रुपये की आप पेमेंट उस कंपनी को कर दीजिए, ठीक है बात। तो ये तरीका था इस एंट्री को करने का बच्चे, ठीक है बात। आई होप बात क्लियर हुई होगी। इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ने का काम करते हैं, केस 3 के ऊपर हम लोग फिर काम करेंगे, ठीक है। चलिए देखें, हम लोग तीसरा केस सॉल्व कर रहे हैं जहां पर हमने प्रीमियम पर इशू करे हैं डिबेंचर, ठीक है। 10% के प्रीमियम पर डिबेंचर इशू हुए, उस केस के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। अगेन एंट्री एक बार पहले हम देख लें। तो एंट्री हम लोगों ने क्या करनी है, सबसे पहले तो हम पंकज ब्रोज अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है। पंकज ब्रोज अकाउंट डेबिट हम लोग करने वाले हैं। ब्रोज अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे विद द सेम अमाउंट ऑफ ₹3,80,000, ठीक है बात। उसके बाद हम 9% डिबेंचर अकाउंट कर देंगे बच्चे, ठीक है। 9% डिबेंचर अकाउंट करेंगे, जो भी अमाउंट आएगा इसके आगे लिखेंगे। और ये प्रीमियम पर इशू करने का मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व की बात हो रही होगी, तो हम 2 SPR भी करेंगे, ठीक है। 2 SPR अकाउंट भी हम क्रेडिट करेंगे विद रुपीज, जो भी आपका पैसा आएगा। उसके लिए हमको नंबर ऑफ डिबेंचर चाहिए। सबसे पहले हमको नंबर ऑफ डिबेंचर चाहिए। नंबर ऑफ डिबेंचर इशू कितने की है उसको निकालने का तरीका क्या हुआ, परचेज कंसिडरेशन, फेस वैल्यू, अगर प्रीमियम पर कर रहे हैं तो प्लस प्रीमियम, अगर डिस्काउंट पे कर रहे हैं तो माइनस डिस्काउंट, ठीक है बात। अब फेस वैल्यू अगर देखें, यानी सॉरी जो परचेज कंसिडरेशन अगर वो देखें तो 3,80,000 रुपए का है, तो 3,80,000 रुपए हमारा परचेज कंसिडरेशन हो गया। फेस वैल्यू डिबेंचर की थी 100 रुपए, 10% के प्रीमियम का मतलब हुआ 10 रुपए, 10 रुपए 100 पे ऐड करोगे तो बन जाएगा 110। तो 110 से इसको डिवाइड करेंगे, अगर आप 3,80,000 को 110 से अगर आप डिवाइड करते हैं, ठीक है बात, तो ये बन रहा है 3,454, ये बन रहा है 3,454.54 आई थिंक, हाँ अगेन 54। तो ये मामला हो रहा है, ठीक है। ये पॉइंट में फिर आ रहा पॉइंट में, और जहां पर पॉइंट में आएगा ना बच्चे, बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन है, बिल्कुल नया सा क्वेश्चन है। अगर पॉइंट में आएगा तो इतने तो डिबेंचर आप इशू कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं है। 3,454 तो डिबेंचर आप इशू कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 0.54 डिबेंचर आप कैसे इशू करेंगे,
अगर इतना आप इशू नहीं कर सकते तो इसके बदले आपको उस सामने वाली कंपनी को पेमेंट करना पड़ता है। अगर पेमेंट करना पड़ता है तो फिर यहाँ एक एंट्री टू बैंक के नाम से यहाँ भी जाने वाली है, टू बैंक अकाउंट, ठीक है, ये भी आपका क्रेडिट जाएगा। ठीक बात। अब 3454 है ना, 3454 जो डिबेंचर आप इशू कर रहे हैं, अगर हम 100 रुपए का माने है ना, 3454 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 100 से, ठीक है बात, तो ये बन रहा है आपका 3, ठीक है, टू साइड 3 हो गया, 4 5 4 और 00, यानी 3,45,400 के आप डिबेंचर इशू करने वाले हैं। एसपीआर की अगर बात करें तो भाई 3454 पर 10 का एसपीआर भी मिला है, तो लिख दें आप 3454 और 0, यानी 34,540 का आपका रहेगा एसपीआर। अब आप देखें कि दिक्कत कितनी आ रही है। देखो इसमें ऊपर हमारे पास 3,80,000 का मामला है, कहाँ, डेबिट साइड में। अगर बात करें क्रेडिट साइड में कितना मामला हो रहा है, तो 3,45,450 तो बच्चे ये है, उसके बाद 34,540 रुपये आपका ये है, ठीक है बात। तो ये बना आपका 9 5 4 9 और यहाँ 5 4 9 7 और 3,79,990 आ रहा है, ठीक है बात। अच्छा ये 400 नहीं, इससे सॉरी चलिए ये 400 रुपये है बच्चे, ठीक है, थोड़ा जोड़ने में गलती हो गई, तो यहाँ 40 आएगा, है ना, 4 5 4 9 5 4 9 4 3 7 और 3, तो 3,79,940, यानी 60 रुपये की कमी पड़ रही है क्रेडिट साइड। तो 60 रुपये का बच्चे आप पेमेंट भी इस कंपनी को कर देंगे, ठीक है बात। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नरेशन हम यहाँ पे लिखेंगे बीइंग डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम एंड कैश पेड फॉर द बैलेंस, ठीक है, एंड कैश पेड फॉर द बैलेंस फ्रैक्शन अमाउंट ऑफ डिबेंचर, ये आप लिख दें, ठीक है, बीइंग डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम एंड कैश पेड फॉर द बैलेंस फ्रैक्शन अमाउंट ऑफ डिबेंचर। यहाँ पर नरेशन इस तरीके से आप नरेशन लिखने का काम करेंगे बच्चे, ठीक है बात। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। आगे क्वेश्चन के ऊपर अगर हम बात करें कि आगे अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या रहेगा, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बिल्कुल नया सा क्वेश्चन है ना, डिबेंचर के रिगार्डिंग क्वेश्चन आने तय हैं, ठीक है। अब किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आप इन क्वेश्चंस को आप देख ही रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अगर हम बात करें, देखो क्वेश्चन आपको फ्लैश हो गया है, द करेंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2:1, यानी किसी कंपनी का जो करंट रेशियो है बच्चे वो 2:1 है। आगे बात करता है कि स्टेट गिविंग रीजन विच आर द फॉलोइंग वुड इंप्रूव, रिड्यूस और नॉट चेंज द रेशियो, यानी जो नीचे की कंडीशंस हैं उन कंडीशंस को देखते हुए हमें बताना है कि हमारा जो करंट रेशियो है वो इंप्रूव होगा, डिक्लाइन होगा यानी रिड्यूस होगा, या फिर उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है बात। तो बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आना लगभग आप तय मानिए, ठीक है बात। तो अच्छे से इन क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करिएगा। देखें बच्चे, हमारी ये कुछ कंडीशंस हैं जहां पर हमें पता करना है कि जो हमारा रेशियो है वो इंप्रूव होगा, यानी जो करंट रेशियो है वो इंप्रूव होगा कि डिक्लाइन होगा, या फिर उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये हमको बात करनी है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, ठीक है बात। तो एक बार समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठेंगे और इनमें क्या ट्रिक अप्लाई करी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ट्रिक है बेटा, आपको ट्रिक आ गई तो सारा गेम आसान होता है, अगर ट्रिक नहीं आई फिर दिक्कत आपको है बच्चे। अब देखें, पहली बात देखें आप क्या होगा, लिखता है कि रिपेमेंट ऑफ ट्रेड पेएबल, यानी ट्रेड पेएबल को पेमेंट कर दी गई। मतलब देखें अब एक बार बात समझें आराम से, करंट रेशियो का जो फॉर्मूला हुआ करंट एसेट्स अपन करंट लायबिलिटी हुआ, ठीक बात। अब अगर आप पेमेंट करेंगे ना अपने ट्रेड पेएबल को, पहला केस है रिपेमेंट ऑफ ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल को हमने पेमेंट कर दी तो क्या होगा भाई, जो करंट लायबिलिटी है वो भी घट जाएंगी और जो एसेट्स है वो भी घट जाएगी, घटेगी कि नहीं घटेगी, है ना। मान ला आपने पेमेंट करी, आपकी जो करंट, अब आपका जो करंट रेशियो है वो 2:1 है, यानी 2/1 है, ठीक है बात। मान लिया आपने 0.5 यहाँ से घटाया, 0.5 की पेमेंट यहाँ से करी, समझने का प्रयास करना है इसको, क्योंकि जब आप पेमेंट ऑफ ट्रेड पेएबल करेंगे तो आपकी एसेट्स भी घटेंगी, लायबिलिटी भी घटेंगी। रेशियो आपका क्या है, आपका रेशियो पहला 2/1 है, यानी 2:1 मतलब हुआ 2/1 है। अब जरा समझें 2/1 का क्या मतलब हुआ, 0.5 आप एसेट्स से लेस करिए, 0.5 आप आपने लायबिलिटी से लेस करिए, क्योंकि दोनों साइड आप पेमेंट करने का काम कर रहे हैं, तो यहाँ आपका 1.5 बचेगा, यहाँ पर आपका 0.5 बचेगा, तो ये अल्टीमेट लेवल पर फिर 3 हो जाएगा, है ना। तो देखिए अभी रेशियो 2:1 था अभी तक, अब 3:1 बन जाएगा ऐसे में, ठीक है। तो यानी हमारा जो रेशियो बेटा इस वाले केस में तो इंप्रूव हो रहा है, हमारा जो रेशियो है पहले वाले केस में बच्चे इंप्रूव हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे करंट रेशियो विल इंप्रूव बिकॉज बोथ करंट लायबिलिटीज एंड करंट एसेट्स विल डिक्रीज बाय सेम अमाउंट, ठीक है। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज होकर इसमें करते क्या है, इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज होकर लिखेंगे नो चेंज, क्योंकि एसेट्स भी घट रही है लायबिलिटी भी घट रही है, लेकिन ये भी तो देखिए ना उसका रेशियो कितना है, रेशियो ऑलरेडी 2:1 था। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि भाई
अगर आप लेस कर देंगे 0.5 दोनों का तब भी वो इंप्रूव हो रहा है, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो इंप्रूव वाली है। आगे बात करते हैं सेल ऑफ मोटर व्हीकल एट 10% प्रॉफिट। जब आपने मोटर व्हीकल बेची तो मोटर व्हीकल बेचने से बच्चे क्या हुआ होगा, समझे। तो जो मोटर व्हीकल है ना, मोटर व्हीकल तो आपकी है फिक्स एसेट्स, तो मोटर व्हीकल को आपने बेचा, बेच के कैश आपके पास आया होगा। अगर कैश आपके पास आएगा तो करंट एसेट्स बढ़ जाएंगी, लेकिन लाइबिलिटीज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक बात। मतलब करंट एसेट्स बढ़ रही है, लाइबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर नीचे वाला कम है और ऊपर वाला ज्यादा हो जाए, है ना, तो फिर डिवाइड करने के बाद आंसर बड़ा वाला आंसर आएगा, है ना। मतलब अगर ऊपर वाला 4 होगा, नीचे वाला तो सेम है, मान लिया 1 है ना, लेकिन ऊपर वाला अभी तक 2 था, 2 इसमें और आ गया, मान लिया तो 4 हो गया, तो भाई आपका रेशियो इंप्रूव हो रहा है, ठीक है बात। तो यहां भी आप क्या लिखेंगे बच्चे आंसर, यहां पर भी आप लिखेंगे करंट रेशियो विल इंप्रूव बिकॉज करंट एसेट्स विल इंक्रीज बाय द अमाउंट रिसीव इन कैश एज सेल प्रोसीड, ठीक है बात। सेल करने के बाद आपके पास क्या हुआ बच्चे, अल्टीमेट लेवल पर कैश आया, कैश ने आपका करंट एसेट्स बढ़ा दिया, ठीक बात करते हैं अगला सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। हमने गुड्स बेची, ठीक है, गुड्स बेचने से हमारा देखो क्या हुआ, हमने क्या करा, सेल ऑफ गुड्स लिखा है, मतलब आपने गुड्स बेची है। अगर गुड्स बेची होंगे तो एसेट्स की वैल्यू घटी होगी। मान लिया आपके पास है ना, जो गुड्स थी 10,000 रुपए की थी, वो 10,000 की गुड्स आपने बेच दी। अगर 10,000 की गुड्स आपने बेची तो इतने से अमाउंट से आपका करंट एसेट्स भी लेस होगा। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे लिखा है एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, ये लाइन समझने वाली है। एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% का मतलब ये हुआ कि 10 के बदले आपको 12,000 रुपए आ गए होंगे, है ना। मतलब 2,000 का प्रॉफिट हो गया तो आपको अल्टीमेट लेवल पर 12,000 रुपए आए हैं, है ना। 10 चला गया लेकिन 12,000 फिर भी 2,000 वहां पर, है ना, 10 चला गया लेकिन उसके बदले 12,000 रुपए आ गए, तो यानी फिर भी आपका करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है, और करंट एसेट्स इंक्रीज होगा तो आपका रेशियो इंप्रूव ही होगा, ठीक है। तो थर्ड कंडीशन भी हम क्या लिखेंगे, करंट रेशियो विल इंप्रूव बिकॉज करंट एसेट्स विल इंक्रीज बाय 10% प्रॉफिट, ठीक है बात। आखिरी बात हम समझते हैं, देखें क्या है, परचेज ऑफ मशीनरी, हमने मशीन खरीदी, ठीक है बात। मशीन तो हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती है अदरवाइज, लेकिन यहां पर क्या दिया है अगला मामला, ₹10,000 की थी मशीन ऑन क्रेडिट ऑफ 2 मंथ, 2 महीने के क्रेडिट के बेस पर ये मशीन खरीदी गई। लिखा है परचेज ऑफ मशीनरी ऑफ ₹10,000 ऑन क्रेडिट ऑफ ₹2 मंथ, 2 महीने के बेस पर ये खरीदी गई, मतलब 2 महीने बाद कहा तुम आपने सामने वाले से कि आपका पेमेंट कर दिया जाएगा। अगर ऐसा है 2 महीने में अगर पेमेंट करनी है तो भाई जो करंट एसेट्स है वो तो ठीक है, वो तो नहीं बढ़ेगी, क्योंकि मशीन तो आपकी करंट एसेट्स के अंदर आ ही नहीं सकती ना, वो तो फिक्स एसेट्स के अंदर जाएगी, यहाँ तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन करंट लायबिलिटी के अंदर फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि आपने 2 महीने बाद पेमेंट करनी है। अगर ये बढ़ेगा और वो सेम रहेगा तो फिर रेशियो डिक्रीज हो जाएगा, मतलब ऊपर वाला 4 था, है ना, या 2 था, है ना, नीचे वाला अगर 2 हो जाए, मान अभी तक तो 1 था, वो 2:1 था कह रहा था क्वेश्चन, अब ये 2 हो जाए तो 2 से 2 कटेगा तो 1 ही तो आएगा, तो यानी आपका जो रेशियो वो डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर आप आंसर क्या लिखेंगे बच्चे, यहाँ पर आप आंसर निकलने वाले हैं कि करंट रेशियो विल रिड्यूस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज में इंक्रीज के कारण हमारा जो रेशियो है बच्चे वो डिक्रीज होगा, ठीक है बात। आई होप बात क्लियर हुई होगी। क्वेश्चन शानदार था, बट शर्त यह है कि बेटा आपको जो करंट रेशियो का फॉर्मूला है वो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, और फिर जो आपको ट्रांजैक्शंस दिए हैं उनका क्या इंपैक्ट करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में पढ़ने वाला है, ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। अगर इतना आपको समझ में आता है तो फिर आप इन क्वेश्चंस को आराम से कर जाएंगे, ठीक है बात। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको फ्लैश हो गया बच्चे। क्वेश्चन आपसे कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो एंड फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है बात। तो इन्फॉर्मेशन आपके पास क्या क्या है, हमें दिया है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 5 लाख रुपए, और ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो हमको दिया हुआ है 20%, ठीक है बात। उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स आपको दे रखी है 5 लाख रुपए की, कैपिटल एम्प्लॉय आपको दे रखी है 7,50,000 रुपए की, ठीक है बात। अब समझते चलते हैं आराम से कि कैसे करना है हम लोग को। पहला हमें निकालना है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या, देखो वर्किंग कैपिटल का बनाना है टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो हमेशा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ टर्नओवर रेशियो की बात कर रही है और वर्किंग कैपिटल का टर्नओवर रेशियो निकलेगा, तो यहाँ पर हमारा ऊपर आ जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम नेट सेल कहते हैं, ठीक है, इसको हम नेट सेल्स भी कहते हैं कई बार। 11th में हम इसको नेट सेल कहते थे, 12th में आकर हम इसको कह रहे हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। बात करें वर्किंग कैपिटल की। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर फॉर्मूला जो लगेगा ना, कैपिटल एम्प्लॉय से आप फिक्स्ड एसेट्स को लेस कर दें अगर, तो आपकी वर्किंग कैपिटल निकल आती है, ठीक है बात। वर्किंग कैपिटल को निकालने के कई फॉर्मूले हैं, तो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए बेटा। रेशियो एनालिसिस वाला जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा बेस्ड हुआ फॉर्मूले के ऊपर, तो फॉर्मूले आपको याद हो। और दूसरी बात, आप निश्चिंत रहिए, जितने क्वेश्चन आपको यहाँ से करवाए जा रहे हैं ना, उन्हीं क्वेश्चन के ऊपर अगर आप कमांड बना लेंगे तो फिर आपका क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, नो डाउट।
ऐसा नहीं कि पूरा भारी भरकम चैप्टर पूरा पढ़ के जाना पड़ेगा तब 4 नंबर वहां से आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जितने क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूं ना उतने शिद्दत से कर लीजिए, आपके क्वेश्चन 101% एग्जाम में फंसेंगे, नो डाउट। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब हुआ नेट सेल। हमें यहाँ पे दिया है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक लाइन हमें दी है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब हुआ COGS, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं चाहिए, हमें चाहिए नेट सेल। ठीक बात। अब देखें, अब हम अगर हम करें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकलेगा कैसे? ठीक है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर हम निकालें फ्रॉम ऑपरेशन, अगर हम निकालना चाहें ना कैसे निकलेगा, तो हम देखो कैसे निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ, कैसे निकलेगा? हमें COGS दिया है 5 लाख रुपए, ठीक है बात। उसके बाद कहा है कि जो GP का रेशियो है वो 20% रहा था, यानी जब सेल होगी ना 100 रुपए, जब सेल 100 रुपए रही होगी तो COGS 80 रहा होगा, है ना। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 80 रहा होगा एंड, है ना, एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 100 रुपए रहा होगा, यानी नेट सेल 100 रुपए रही होगी और COGS 80 रुपए रहा होगा। तो 5 लाख को आप मल्टीप्लाई करने वाले हैं 100/80 से, क्योंकि आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकालना है COGS के हेल्प से, तो पूरा मामला आप उल्टा कर देंगे। ठीक है बात, काटिएगा इसको, अल्टीमेट लेवल पर 6,25,000 रुपए आएगा आपका आंसर आएगा 6,25,000 रुपए। यानी जो आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था उसकी हेल्प से हमने निकाला क्या, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो आप ये हिसाब लगाएंगे 100/80 बनेगा, क्यों? 100 की सेल रही होगी, 80 का कॉस्ट रहा होगा, इसलिए कॉस्ट नीचे डालिए, ऊपर सेल डाल दीजिए, आपका सेल का प्राइस निकल आता है। ठीक है बात। तो यहाँ पर हमने लिखा 6,25,000 रुपए, यानी ये तो हमारा आ गया। फिर मैंने कहा वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेगी भाई, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आप देखें एक बार, ठीक है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला, ठीक है, ये जो रेशियो वाला चैप्टर है इसके नोट्स है ना, आपको मैं लगभग 2-4 दिन में टेलीग्राम के चैनल पर भेज दूंगा। टेलीग्राम का चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, कैसे कैसे उनकी ट्रिक लगनी है, पूरी PDF तैयार होने को है, 1-2 दिन में वो तैयार होने को है, आपको टेलीग्राम के चैनल पर वो भेज दी जाएगी। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हमारे पास फिलहाल यहाँ पर जो है वो रहेगा कैपिटल एम्प्लॉय। ठीक है बात, वो रहेगा आपका बच्चे कैपिटल एम्प्लॉयड, हम लोग लिखें कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हम करेंगे बच्चे फिक्स एसेट्स। ठीक है, फिक्स एसेट्स को माइनस करना होता है। अब यहाँ पर आपकी जो कैपिटल एम्प्लॉय 750 है, ठीक है बात, वो आपकी 7,50,000 रुपए है, और वो आपकी है 5 लाख रुपए जो फिक्स एसेट्स है। तो अल्टीमेट लेवल पर निकला आपका 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए बच्चे आपका ये आ गया। ठीक है बात, तो यहाँ पर आप रख देंगे 2,50,000 रुपए। ठीक है बात, तो 6,25,000 को आप डिवाइड करेंगे 2,50,000 रुपए से, तो ये बन रहा है बेटा 2.5। तो हमेशा टर्नओवर जो है वो टाइम्स में आता है, तो 2.5 टाइम्स से आपका आंसर आ गया बच्चे। ठीक है बात, तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अगली बात हम लोग को करनी है फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो के ऊपर, और फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। ठीक है बात, तो वर्किंग नोट मैं मिटा दूंगा नीचे का, तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, फिर हम बात करेंगे अगले वाले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है बात, चलें, तो आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू से हमने निकाला था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमको यहाँ पे चाहिएगा। हमें अगली जो बात करनी है बच्चे वो करनी है फिक्स्ड, ठीक है, एसेट्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है बात, टर्नओवर रेशियो हमको निकालना है। अब देखें, अब ये क्या है बेटा, ये निकालना है टर्नओवर रेशियो किसका, फिक्स्ड एसेट्स का। ठीक हो गई बात, जिसका निकालना होता है ना, जिसका निकालना होता है वो तो नीचे चला जाएगा और ऊपर बनेगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेम फॉर्मूला बनेगा इसका, रेवेन्यू, ठीक है, फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम लोग ऊपर लिख देंगे और अपॉन लिखेंगे हम, ठीक है बात, अपॉन हम लिखेंगे नेट फिक्स्ड एसेट्स, नेट फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है बात, ये इसका फॉर्मूला बनेगा। जिसका भी हम टर्नओवर निकाल रहे हो ना, वो पर्टिकुलर चीज नीचे चली जाती है, ऊपर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाता है, ये हर जगह ट्रिक लगेगी। ठीक है बात, अच्छा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा आया था 6,25,000 रुपये, हमने निकाला था, याद होगा आपको, 6,25,000 रुपए। नेट फिक्स्ड एसेट देखें, देखो कितनी फिक्स्ड एसेट हमारे पास है, वो है 5 लाख रुपए की, और कोई फिक्स्ड एसेट दिख रही है आपको, और कुछ भी नहीं है, तो 5 लाख की आ जाएंगी यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स। तो ये आया, अल्टीमेट लेवल पर डिवाइड करिएगा, अगर 6,25,000 को अगर आप डिवाइड करें 5 लाख से, तो ये बन रहा है 1.5, है ना, ये बन रहा है आपका 1.5 टाइम्स, 1.5 नहीं आना चाहिए, 1.25 आ रहा है, 1.25 टाइम्स। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 1.25 टाइम्स। तो ये आपका रेशियो निकालने का तरीका था। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ रेशियो वाले चैप्टर को लेकर टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत भारी भरकम चैप्टर है, आई नो वेरी वेल, कि पूरा पढ़ना फिर एग्जाम में जाना थोड़ा मुश्किल होता है,
तो मैं आपसे कह रहा हूं आप 10-20 क्वेश्चन सैंपल पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना उनको लगा लीजिए। जितने क्वेश्चन मैं आपको करवा दे रहा हूं यहाँ से, ये सारे एग्जाम वाले क्वेश्चन है, एग्जाम में कहीं ना कहीं आते हैं अक्सर, है ना। हमारा जो इतने बढ़िया जो बड़ा करियर था, 4-5 साल 6 साल हमने बिता दिए इस करियर के अंदर, तो मैंने देखा है कि कौन कौन से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, उनके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आप लगा लीजिए, कुछ क्वेश्चन आप सैंपल पेपर से कर लीजिएगा, फिर आप टेंशन ना लीजिए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। दूसरी बात, रेशियो वाले चैप्टर के लिए आपको फॉर्मूले बच्चे याद कर रहे हैं, फॉर्मूले आपके इंपॉर्टेंट हो गए, और फॉर्मूले की पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा। मैं बता रहा हूं आपको 2 से 3 दिन में आपको पीडीएफ आ जाएगी। उस पीडीएफ को आप टेलीग्राम के चैनल से ज्वाइन कर लीजिए, है ना। उसको डाउनलोड करने के बाद रोज सुबह शाम 5 से 10-15 मिनट उन्हें पढ़िए। वो 4 से 5 दिन में, एक हफ्ते भर में, मैक्सिमम 10 दिन में वो आपको सारे फॉर्मूले कंठस्थ हो जाएंगे, है ना। बस कंडीशन वो है कि आपको वो 5-10 मिनट रोज देखने पड़ेंगे, ठीक है बात। चलिए अगला एक क्वेश्चन, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं कि कैसे हमने उसको सॉल्व करना है, ठीक है बात। देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फ्लैश हो गया है। तो क्वेश्चन हमसे कहता है कि जो आइटम आपको गिवन है ना, उनका आपने मेजर हेड और हेड लिखने की बात क्वेश्चन ने करी है, ठीक है बात। कहता है कि अंडर विच ऑफ द मेजर हेड्स विल द फॉलोइंग आइटम्स बी शोन व्हाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी एज पर शेड्यूल नंबर 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो हमने ये आइटम जो प्रेजेंट किए हैं, ठीक है। देखो आइटम हमारे पास स्टोर्स एंड स्पेयर है, अनक्लेम डिविडेंड है, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग है, कॉल्स इन एडवांस है, लूज टूल्स है, प्रोविजन फॉर टैक्स है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। इन सारे हेड्स का, जितने भी हेड हैं, जितने भी टर्म लिखे हुए हैं ना, जो आइटम लिखे हुए हैं, इन टर्म्स का मेजर हेड क्या रहेगा और इनका सब हेड क्या बनेगा, ये हमको बच्चे बताना है, ठीक है बात। तो इजी है, बहुत बातें बड़ी इजी और शानदार होने वाली है, बस आप समझते चलिएगा। जो मेन पॉइंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ, इन बातों का मतलब क्या है वो अगर आपको समझ में आ गया तो आप यकीन जानिए कि ये आपको क्लियर हो गया। बात करते हैं पहला, स्टोर्स एंड स्पेयर क्या होते हैं। स्टोर एंड स्पेयर वो सारा सामान है जिससे हमारा जो रॉ मटेरियल है वो फिनिश्ड गुड्स की ओर प्रोसेस होता है। मतलब सपोज करो आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग, आपकी कंपनी है, पैकेजिंग की कंपनी, आप बनाते हैं छोटे छोटे कार्टन आप बनाते हैं ना, जिनमें टीवी पैक होके आता है, फ्रिज पैक होके आता है। तो आप सारा काम तो मशीन से बन गया, यानी पेटी तैयार हो गई। जिस पेटी में हम कंप्यूटर ले रहे हैं या हम फोन खरीद रहे हैं, आता ना एक बॉक्स, जो पेटी आती है बॉक्स, उसमें पैक होके आता है। तो उसमें हमें ग्लू की जरूरत पड़ी होगी, तो जो ग्लू है ना वो हमारे स्टोर्स एंड स्पेयर होगा। अगर हम चेयर बना रहे हैं, मान लिया चेयर हमने बनाई, हमारी कंपनी चेयर मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो जहां कहीं कहीं पर कीलों की जरूरत पड़ी होगी, आपको कील ठोकी होंगी आपने, तो जो कील हैं, जो कीलें आपके पास हैं, वो आपकी स्टोर्स एंड स्पेयर है, ठीक है बात। ऐसे ही आपने कोई और सामान बनाया जिसमें स्क्रू की जरूरत पड़ी, जिसमें नट बोल्ट की जरूरत पड़ी, वो जो नट बोल्ट आप लगा रहे हैं ना, वो आपका स्टोर्स एंड स्पेयर है, ठीक बात। आपको समझ में आ गया होगा स्टोर एंड स्पेयर की मीनिंग क्या हुई, फिलहाल आप सीखिए बस, है ना। स्टोर एंड स्पेयर का मतलब हुआ वो सारा सामान जो हम अपने चीजों को फिनिश करने में या उनको बेचने लायक बनाने में यूज कर रहे हैं, आखिरी में बनने के बाद। तो ये जो जितना भी सामान हमारे पास पड़ा होगा, इनकी लाइफ कितनी होगी। अगर आपने कीलें रखी है ना कुछ ठोकने के लिए, कुछ कई जगह आपको कील ठोकनी पड़ती है अपने सामान में, तो क्या वो कीलें 2-3 साल चलने वाली है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो कील चलेंगी लगभग 1 साल तक, या 1 साल के अंदर अंदर वो फिनिश हो जाएंगी। अगर ऐसा है, अगर वो 1 साल के अंदर अंदर फिक्स होगी, तो बताओ करंट एसेट्स हैं कि करंट लाइबिलिटीज हैं कि फिक्स एसेट्स हैं कि फिक्स लाइबिलिटी हैं। तो पहली बात आप कहोगे सर करंट एसेट्स हैं, बिल्कुल। तो ये आपकी करंट एसेट्स हुई, यहाँ पर आप लिखेगा करंट एसेट्स। तो ये जो स्टोर एंड स्पेयर्स भी आपकी बेटा क्या हुई, ये आपकी करंट एसेट्स हुई, ठीक बात। अब करंट एसेट्स में भी इनका सब हेड क्या बनेगा भाई, कहां डालते हैं हम इनको। आप इनको देखो, जितनी आपकी कीलें पड़ी हैं आपके पास, जो आपके पास ग्लू पड़ा हुआ है, जो आपके पास फेविकॉल पड़ा हुआ है, आपके पास स्क्रूज पड़े हुए हैं, क्या है आपकी करंट एसेट्स है, ठीक है बात। अब बात करें सब हेड की, तो ये है हमारा स्टॉक, है कि नहीं है स्टॉक, इस बात से एग्री कर रहे हो। ये सारा का सारा सामान हमारा क्या हो बच्चे, स्टॉक है। अगर स्टॉक है तो इसको हम इन्वेंट्री कहते हैं, ठीक है, इसको हम इन्वेंट्री बच्चे कहते हैं। तो ये इन्वेंट्रीज के अंदर आता है, ठीक है बात। आई होप बात क्लियर होगी। अब अगला हमारे पास है अनक्लेम्ड डिविडेंड। डिविडेंड आई होप सबको पता होगा। डिविडेंड का मतलब हुआ जो हमारे शेयर होल्डर हैं, उन शेयर पर हम उनको जो देते हैं ना पैसा एज अ इंटरेस्ट, उसको इंटरेस्ट ना बोलकर हम डिविडेंड बोलते हैं, उसको हम डिविडेंड कहते हैं। अच्छा, डिविडेंड फिर क्या है, अनक्लेम्ड, जो अभी तक क्लेम नहीं हुआ है, जैसे ही क्लेम होगा वो डिविडेंड आपको पे करना पड़ेगा, ये तो तय है ना तय। जैसे ही वो डिविडेंड पर क्लेम होने वाला है तो आपने उनकी पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर करनी पड़ेगी तो भाई आपकी करंट लाइबिलिटी बन रही है कि नहीं है। तो ये आएगा आपकी करंट लाइबिलिटीज के अंदर, ये आप क्या आएगा बेटा, करंट लाइबिलिटीज के अंदर।
ये आपका करंट लाइबिलिटी बना। जो अनक्लेम्ड डिविडेंड हुए वो आपका बना बेटे करंट लाइबिलिटीज। अब मुझे बताओ जो करंट लाइबिलिटी है ना, ये जो करंट लाइबिलिटी है कहां डालोगे इसको आप? देखो 4 हेड याद रखो। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर डालेंगे नहीं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर डाल सकते हैं। कोई बोरो किया तब दिया है क्या? पैसा नहीं दे रहे ऐसा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर नहीं आएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर नहीं आएगा ना, किसी प्रोविजन के अंदर नहीं आएगा क्योंकि हमने ये प्रोविजन थोड़ी कर रखा है, तो प्रोविजन भी इसका सब हेड नहीं बनेगा। तो अगर किसी का हेड ना, अगर आप देखें हेड आपने लिख दिया कि सब हेड में आप कंफ्यूज हो रहे हैं लाइबिलिटी के रिगार्डिंग, तो आप 4 चीजें देखें कि क्या वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब कहीं से पैसा उठाया था आपने, उधार पैसा मांगा किसी से? नहीं, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग तो कतई नहीं है। अगर पैसा उधार मांगा ही नहीं है तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म बोरोइंग दोनों नहीं हुई। उसके बाद जो हम रिजर्व करते हैं ना पैसा, उसे हम बोलते हैं प्रोविजन। उसे हम उसका सबहेड बनता है प्रोविजन। क्या ये प्रोविजन है? आपने कोई पैसा रिजर्व करके रखा हुआ है? नहीं, तो प्रोविजन में नहीं है। तो जो 4 चीजें किसी के रिगार्डिंग ना मिल पाए ना, उसको हम डालते हैं अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर। तो जाएगा अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर। ठीक है बात, ये बनेगा अदर करंट लाइबिलिटीज। अच्छा, अब देखें इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग। इंटरेस्ट अक्रूड हुआ, गेन तो कर लिया, कमा तो लिया। अक्रूड का मतलब हुआ आपने इंटरेस्ट जब तक का तय होना था ना, जब तक वो तय होना था वो हो चुका है तय, वो आपने अर्न कर लिया, लेकिन आप अभी तक आपने ड्यू नहीं कर रखा है। ड्यू यानी आपने एंट्री नहीं मार रखी है। किस पर? ड्यू ऑन बोरोइंग पर। ठीक है बात। अच्छा ठीक हो गया। तो इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग। बोरोइंग पर इंटरेस्ट ड्यू तो हुआ लेकिन अभी तक, सॉरी अक्रूड तो हुआ लेकिन वो ड्यू नहीं किया गया। जैसे ही ड्यू कर दोगे वो लाइबिलिटी बन जाएगी। अगर लाइबिलिटी बन जाएगी तो करंट लाइबिलिटी हुई भाई, तो ये भी आपकी करंट लाइबिलिटी है। ठीक है बात। इसका भी अगर हम हेड देखें ना, इसका भी अगर हम हेड देखें तो हम इसको अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर डालने वाले हैं। ये भी आपका अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर ही आएगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, क्योंकि बोरोइंग तो दिया है लेकिन कौन सी बोरोइंग है भाई? शॉर्ट टर्म वाली बोरोइंग है कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग है? कंफ्यूज हो रहे हैं। तो जहां पर कंफ्यूज हो रहे हैं वहां अदर करंट लाइबिलिटी वाला हेड तो ही है हमारे पास। ठीक है बात। चलिए अगली बात करते हैं कॉल्स इन एडवांस के ऊपर, कि कॉल्स इन एडवांस कहां जाता है। ठीक है बात। तो हम अगली बात कर ले रहे हैं कि कॉल्स इन एडवांस हमारा कहां पर जाएगा बच्चे। तो कॉल्स इन एडवांस का मतलब हुआ अगर हम पैसा एडवांस में उठाते हैं ना, जब शेयर वाले चैप्टर में हमने पढ़ा होगा, अगर किसी से हमने कॉल पहले मांग ली है ना, उसे हम कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। या उसको हमने कॉल करने से पहले उसने अगर अमाउंट हमको दे दिया तो कॉल्स इन एडवांस है। और जब तक हम उसको शेयर नहीं देते उतने अमाउंट तक का, ये कॉल्स इन एडवांस हमारे लाइबिलिटी भी कैसी भाई? करंट। तो इससे भी हम कहेंगे इट इज ऑल्सो करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, इट इज ऑल्सो करंट लाइबिलिटीज। तो इसका भी हेड आपको कहीं मिलेगा नहीं, तो इसको भी आप डालेंगे अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर। ठीक है, अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर बच्चे ये हेड जाने वाला है। बात करते हैं, मजेदार बात है लूज टूल्स के रिगार्डिंग कि लूज टूल्स क्या है। ठीक है, लूज टूल्स की अगर हम बात करें तो वो एग्जाम्पल के थ्रू समझें। आपने रखा होगा स्क्रू ड्राइवर, हैमर आपने रखा है, अपनी कुल्हाड़ी आपने अपने पास रखी हुई है। तो ऐसे जो कुछ आइटम है आपके पास जो रखे हैं आपने अपनी कंपनीज में ताकि कुछ चीजें ऑपरेट कर पाए आप, हैमर से कई बार है ना, स्क्रू ड्राइवर आपने रखा हुआ है। ठीक है बात। तो ड्रिल मशीन आपने रखी हुई है, कई बार आपको करना पड़ता होगा, ड्रिल करना पड़ता होगा चीजों को। तो ये जो जितनी भी सामान आपके पास रखा है ना, इस तरीके का जो सामान है उसको हम कहते हैं बेटा लूज टूल्स। अब जरा बताएं, लूज टूल्स एसेट्स तो हैं, है कि नहीं एसेट्स? बिल्कुल एसेट्स हैं। कैसी एसेट्स हैं भाई? करंट एसेट्स हैं, क्योंकि 1 साल से ज्यादा लाइफ थोड़ी होती है इनकी। तो ये आपकी जाएंगे बेटा करंट एसेट्स के अंदर। इनको भी हम लूज टूल को भी हम बोलेंगे ये हमारे क्या है बच्चे? करंट एसेट्स हैं। अब करंट एसेट्स में भी हमारा क्या है? ये स्टॉक है हमारा। स्टॉक मतलब इन्वेंट्री, तो हमारा इन्वेंट्री इसका सब हेड बनेगा। ठीक है, इसका सब हेड बनेगा इन्वेंट्री। ठीक है बात। आई होप बात समझ में आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट वाला हमारा है प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स की अगर हम बात करें तो हमने प्रोविजन किया हुआ है। हमने प्रोविजन किया है किसके लिए भाई? टैक्स के लिए। हमने टैक्स के लिए कर रखा है प्रोविजन। अगर प्रोविजन कर रखा है टैक्स के लिए है ना, तो भाई कैसा लाइबिलिटी हुई? करंट लाइबिलिटी हुई है ना। ऐसा थोड़ी कि अगर आपने प्रोविजन कर रखा है तो सदियों बाद आप टैक्स पे करने वाले। टैक्स तो आपको 1 साल के अंदर पे करना पड़ता है ना। तो ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स आपने कर रखा है वो आपकी करंट लाइबिलिटीज बनती है। और ये है आपका प्रोविजन, यहाँ पे लिखा है साफ साफ प्रोविजन है। प्रोविजन भी कैसा है? जो 1 साल के बाद वाला हो उसे लॉन्ग टर्म प्रोविजन बोलते हैं, और जो 1 साल के अंदर के लिए हो उसको शॉर्ट टर्म प्रोविजन बोलते हैं। तो इसे हम बोलेंगे सब हेड इसका बनेगा बच्चे शॉर्ट टर्म, इसका बनेगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ठीक है, इसका बनेगा आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ठीक है बात। चलिए अगले हम बात करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपके पास जो है वो आपके क्या हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हमारे पास जो पड़े हैं वो सारी की सारी हमारी एसेट्स हैं। ठीक है, हमारी सारी की सारी टेंजिबल एसेट्स हैं। ठीक है, फिक्स एसेट्स हैं। तो इसे हम कह देते हैं कि भाई इसका फिक्स एसेट का बनेगा मामला, ये फिक्स एसेट बनेगा और फिक्स एसेट में भी टेंजिबल बनेगा। ठीक है, ये टेंजिबल एसेट्स हमारी कहलाएंगे। ठीक बात। अच्छा
बात करें करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के ऊपर करंट मैच्योरिटी का मतलब क्या हुआ? आपने मान लिया 10 लाख का लोन लिया था किसी बैंक से, तो 10 लाख का लोन जब आपने लिया है, लेकिन आपकी हर साल या हर महीने कुछ किस्त जाती है, तो आपकी मान लिया पहली किस्त ड्यू हो रही है 1 लाख रुपए की, ठीक है। तो 1 लाख रुपए की जो ड्यू आपकी एक साल के अंदर जो आपने 1 लाख रुपए पे करना है ना, आपने 10 लाख रुपए उधार लिया था बैंक से, लेकिन आपको ब्याज व्याज लगा के 1 लाख रुपए पे करना है। इस 1 लाख को बोलते हैं बेटा करंट मैच्योरिटीज। इस 1 लाख को हम बोल रहे हैं करंट मैच्योरिटीज। किस पर? करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो जरा आप देखें, बोरोइंग तो लॉन्ग टर्म थी यानी फिक्स थी, लेकिन उस पर जो करंट मैच्योरिटी है, क्या ये करंट लायबिलिटी का पार्ट है या नहीं है? बिल्कुल, क्योंकि 1 लाख आपने एक साल के अंदर अंदर पे करना होता है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं बेटा करंट, नॉट एसेट सॉरी, लाइबिलिटीज आप कहेंगे, ये आपकी करंट लाइबिलिटीज का काम करेंगी। और ये करंट लाइबिलिटी क्यों पैदा हुई? क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म बोरोइंग कर रखी थी, तो इसका जो सबहेड बनेगा वो बनेगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है। इसका जो सबहेड बनेगा वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग बनेगा। अच्छा बेटे, इस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कंफ्यूज नहीं होएगा, ये फिक्स एसेट्स मानी जाती हैं, है ना। कई बार एसेट्स की हम डेफिनेशन देते हैं ना, जिसको हम छू नहीं पा रहे उसको हम करंट एसेट्स बोल रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपने डाल रखे हैं ना, सॉफ्टवेयर आपने एक बार इंस्टॉल कर दिए, वो सदियों तक आपके साथ रहने वाले हैं। माना आपने टेली ERP9 का सुना होगा, आपने टेली ERP9 के बारे में, तो आपने हर कंपनी के पास होता है ERP9, टेली कंपनी करती है चीजों को। तो ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक बार कंपनी परचेस करती है, फिर ये सदियों तक चलता रहता है ना। इसलिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मैं कह रहा हूँ कि वो फिक्स एसेट्स है, और फिक्स एसेट में भी वो टेंजिबल एसेट्स है, इंटेंजिबल नहीं है, ठीक है बात। तो ये मुद्दा हुआ पूरा पूरा, इनको इस तरीके से डाला जाता है। देखो बेटा, ये बातें बड़ी ईजी हैं, इन्हें रिप्रेजेंट करना आसान काम है, बट बशर्ते बात वही है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो, जो ये हेड लिखे हैं ना, जो ये टर्म लिखे हैं, जो आइटम लिखे हैं, वो हमें क्लियर हो, ठीक है बात। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। आप अच्छे से पढ़ाई करिए, अपना ध्यान रखिए, खूब जमकर पढ़ाई करिए, दिन रात मेहनत करिए, है ना। और आने वाला जो समय है, 2-3-4 महीने बाद जो आपका रिजल्ट आएगा, तो उस रिजल्ट में आप देखिएगा, आपको बहुत खुशी होगी उस रिजल्ट को देख के, जब आपका अच्छे खासे परसेंटेज आप लाए होंगे, है ना। आपके पेरेंट्स बड़े खुश होंगे, आपके टीचर्स बड़े खुश होंगे, आपके आसपास के जो लोग हैं जिनको लगाव है आपसे, वो काफी खुश रहेंगे इस बात से कि आपकी अच्छी परसेंटेज आई हुई है, और आपका बिल्कुल करियर बेस है ना। तो करियर आपने बनाना है बेटे, अब टाइम आ चुका है कि कुछ कर गुजरना है, तो इसलिए बहुत शिद्दत से, मेहनत से पढ़ाई करिए, ठीक है बात। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।